गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मानता हूं कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद, एक काफ़ी टाइम के बाद मैं आज आया हूं, लेकिन इस बार वादा खिलाफ़ी नहीं होगी। हर हालत में जो सीरीज़ हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज़ किसी कीमत पे हम बंद नहीं करेंगे। हर हालत में हम आपको इस बार नौकरी दिलाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार हमारे सामने है बहुत सारे चांसेस। इस बार हमारे सामने है पीईटी का बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको मैं कहूँगा। और इसके अलावा यूपीएसआई है, तमाम जॉब्स हैं इस समय हमारे सामने। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक बेसिक चीज़ों से हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों से मतलब है कि जो 6 या 7 टॉपिक हिंदी में पीईटी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स को, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और लगभग उन्हीं टॉपिक पर आधारित इस समय हमारा प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। ये पर डे आपको मिलेगा, डेली आपको एक सेट यहाँ पर मिलता रहेगा हिंदी का। और अगले 2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और सब्जेक्ट के साथ आपको जोड़ना शुरू करूं, और साथ में ही मैं लाइव आना भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो 2 दिन हार्डली मुझे टाइम चाहिए। 2 दिन के बाद हम लोग एक दूसरे से लाइव आकर के हम बात भी कर सकेंगे। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ अभी चलती रहेगी। अभी हमने पीईटी के एग्ज़ाम तक ये सोचा है कि पीईटी के एग्ज़ाम तक हम किसी भी सब्जेक्ट को के किसी भी एक टॉपिक को लेकर के हम बात नहीं करेंगे। यहाँ हम केवल प्रैक्टिस सेट्स की बात करेंगे। अगर आपकी कोई इच्छा होगी, आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, वो टॉपिक हम आपका ज़रूर ले लेंगे। तो फिलहाल देखिए, ग्राफ से रिलेटिव, हाँ एक बात मैं कहूँगा कि ग्राफ से रिलेटिव अगर आप चाहेंगे तो ग्राफ वाली एक क्लास मैं ज़रूर ले लूँगा आपके लिए। लेकिन आप बताइए मुझे, ग्राफ में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बताइए, तो क्लास ले ली जाएगी। और ग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर हम उसका सीधे सीधे हम प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर जो हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमारे इस चैनल पर, देखिए फ़िलहाल मैं अभी अकेला ही यहाँ इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। जो लोग पुराने लोग हैं वो सबको पता है। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं, उन 3 सब्जेक्ट को लेकर के मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैथ, हिंदी और रीजनिंग के लिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जीएस के लिए क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सुमित सर को बोलूँगा कि वो अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करें। फिलहाल देखिए, मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ। और हिंदी के साथ साथ रीजनिंग, मैथ, जितनी भी इस समय हमारी ज़रूरत है 20 तारीख से पहले, 20 से पहले जो हमारा मतलब 20 को जो एग्ज़ाम है यूपी पीईटी वाला, उससे पहले जितना भी कंटेंट हम आपको दे सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे। जो भी जितना भी हम प्रोवाइड आपको करा सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेंगे। मतलब आज जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, इसमें क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो 30 क्वेश्चन जो रखे हुए हैं वो हमने 5 से 6 टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक से रखा हुआ है। तो 6 टॉपिक के 30 क्वेश्चन है, यानी कि हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही बेसिक सा एक पेपर बनाया हुआ है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा टफ बनाएंगे, मॉडरेट करेंगे हम इसके लिए। तो अभी जो साधारण सा एक सेट है, इस सेट को आप लगा लीजिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि अपनी एक कॉपी लेनी है और उस कॉपी पर 1 से लेकर के 30 तक की गिनतियों को डाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको 30 तक की गिनतियों को लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन पर पहला सवाल आएगा, मैं थोड़ा सा समय दूंगा, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा सा आप रोक करके, पहला जैसे ही सवाल आता है वीडियो को आप रोक लीजिए, और वीडियो को रोकने के बाद उस पर अपना जो आपका आंसर बनता है, अपना जो आंसर आपका लगता है वो आंसर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, जो मैं बताता हूँ कि कौन सा वाला आंसर इसमें सही होगा, तो उसको भी आप लिख लें, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आप लोग नौकरी के कितने करीब हैं और कितने प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सरल सा एक टेस्ट लेकर के मैं हाजिर हूँ। उस टेस्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो ये बिल्कुल इस बात को पक्का समझ लीजिए, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए थोड़े समय के लिए, और अभी छोड़िए इसको। जब भी आप स्टार्ट करें तो एक कॉपी लेकर के ही स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्ट पेपर रखा हुआ है। ठीक है, ना कि मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आज के अपने पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए हमारा सबसे पहला एक सिंपल सा प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए स्वर संधि का उदाहरण, संधि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। संधि में आपको पता है कि स्वर संधि मतलब जो संधि होती है वो 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि का कौन सा वाला उदाहरण होगा। स्वर संधि जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि है, वृद्धि संधि, एड़ और अयादि संधि। ये 5 संधियां होती हैं। तो 5 जो प्रकार होते हैं उन्हीं में से कोई एक आपको यहाँ से एग्जाम्पल उठाना है और आपको बताना है कि स्वर संधि का निम्न में से कौन सा वाला उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बागीज दे रखा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न के बारे में आपको बता दूं। देखिए बागीज जो है इसका बनेगा बाक प्लस ईश। बाक प्लस ईश बनने का मतलब है कि ये तो हो गया व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर बनेगा, दिक प्लस अंबर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई व्यंजन संधि। और देखिए दुष्कर्म यानी कि दु प्लस कर्म, क्या बनेगा, दु प्लस कर्म, दु धन कर्म, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत। ये दोनों व्यंजन संधि में आ गए, ये वाला विसर्ग संधि में आ गया। और ये जो है रत्नाकर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जरा इसके संधि विच्छेद से समझते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्न प्लस आकर, तो ना में आ की आवाज और यहां से आ की आवाज, दोनों ही आ की आवाज मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ संधि को बनाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये पहला प्रश्न था, मैंने इतना टाइम ले लिया क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास है भी नहीं, बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास है भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब में आने वाला है, आ चुका है, एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है। तो देखिए हमारा दूसरा जो प्रश्न है भानुदय, दूसरा जो प्रश्न है भानुदय में प्रयुक्त संधि। तो आपने पढ़ रखा है, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भानुदय यानी कि इसका जो संधि विच्छेद होगा, भानुदय का संधि विच्छेद वो क्या होगा, भानु प्लस उदय होगा। और ये हम जानते हैं ऊ और ऊद अगर दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है। और ये सब कौन सी वाली संधि में पॉसिबल होता है, तो ये दीर्घ संधि में पॉसिबल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आपने बी ही लगाया होगा। चलिए खैर, अगला हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं और तीसरे प्रश्न में फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, बहुत जल्दी बताइए। तीसरे प्रश्न में सूर्योदय में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप सभी ने समझ लिया होगा कि यहाँ पर गुण संधि होगी, क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय बनेगा। क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय बनेगा, जिसमें आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी क्योंकि पीईटी का एग्जाम है, ज़्यादा करीब में है, तो हम एक प्रैक्टिस सेट से शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने कहा था कि नहीं फर्स्ट है तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा हुआ है, और अगले वाले से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मॉडरेट से कठिन की ओर तक मैं पहुंचूंगा। ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन अभी आप बस मेरे साथ लगे रहिए। तो कम से कम इन 15 दिन का जो हमारे पास समय है, 14 से 15 दिन का, इन 14 से 15 दिनों में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। मैं कोशिश ये करूंगा कि सभी 6 टॉपिक से जो टॉप क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए इन सेट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए तो चौथा सवाल हम ले लेते हैं अपना। चौथा सवाल देखिए हमारा क्या है, मैं जितनी भी जो भी सीरीज लेकर के आऊंगा, इसमें जिस भी सब्जेक्ट की सीरीज लेकर के आऊंगा 30 क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा। मैथमेटिक्स में कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ा सा कभी टफ पड़ता है तो उस कंडीशन में मैं कम कर दूंगा, थोड़ा सा 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस तक ही उसको रखेंगे। लेकिन रीजनिंग में, हिंदी में, इन सभी का मैं जो है जो सीरीज लेकर के आऊँगा वो सभी 30 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस की रहेगी। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जीएस भी स्टार्ट करवा दूंगा सर से बात करके, तो उनकी भी जो सीरीज रहेगी वो मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही स्टार्ट करवाऊंगा इस समय। ठीक है, मैं बात करता हूँ उसका, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैथ, हिंदी, रीजनिंग का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसको मैं आपके लिए करवा ही दूंगा हर हालत में। चलिए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हरिश्चंद्र, अगर हम हरिश्चंद्र का विच्छेद करें तो देखिए हरि प्लस चंद्र क्या हो जाएगा, हरि प्लस चंद्र हो जाएगा। विसर्ग हटेगा, विसर्ग यहाँ से जब हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आधा शाह आ जाएगा, और चंद्र तो है ही,
तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र लिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर होता है, विसर्ग संधि में होता है। विसर्ग संधि में पॉसिबल होगा, सभी को पता होगा, आसानी से आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो 4 प्रश्न अब तक हम कर चुके हैं, 4 के बाद हम 5वें प्रश्न पे आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, हर क्लास को लगभग इतना ही बड़ा रखेंगे, इसीलिए 30 क्वेश्चंस पे ही रोक दिया करेंगे। ठीक है, बस ये हो जाएगा कि पर डे 1 से अधिक सब्जेक्ट की क्लासेस आप तक पहुंचाई जाएंगी, हर हालत में पहुंचाई जाएंगी। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए उच्चारण, जब भी वो संधि का नाम पूछे तो आपको हमेशा उसका विच्छेद करके समझना है। तो देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद, क्योंकि सवाल दोनों तरीके से आ जाता है, उत प्लस चारण होता है। क्या होता है, उत प्लस चारण होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होता है। तो अब तक ये जो 5 प्रश्न थे, ये पांचों प्रश्न हमने संधि से किए थे और बहुत ही सिंपल से सवाल आपके सामने थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि उत प्लस चारण जो है ये व्यंजन संधि का है। उच्चारण हलंत लगा हुआ है, आधा अक्षर है, ऐसी पहचान तो आपको आती होंगी, जब क्लास ली थी हमने उस समय भी आपको ये सारी चीजें बता दी थी। चलिए अब इसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न मुहावरे से संबंधित है। मुहावरे से संबंधित है, तो इस पीईटी वाले पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा है। टोटल वोकैब मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनको आप खुद याद कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। जौहर खुलना, देखिए बहुत अच्छा वाला एक मुहावरा आपके सामने है। जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा, ठीक है, जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा। तो यहां देखिए जौहर खुलना का, अगर मैं एक दूसरी कहावत बता दूं इसकी जगह पे, दूसरा मुहावरा अगर बता दूं कि जौहर खुलना सेम उसी तरह होता है जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी बात पे हम कहते हैं कि इसकी तो कलई खुल गई। कलई खुल गई से मतलब क्या होता है कि उसकी पोल खुल गई। पोल खुलने से मतलब यहां पर क्या होता है, अब जरा सुन लीजिए। जौहर टूट जाना नहीं, परीक्षा हो जाना नहीं, क्रुद्ध होना नहीं, भेद का पता लगना। ठीक है, मतलब जो भी बात थी, जो रहस्य था, उसका पता लग जाना ही कलई खुलना होता है, उसका पता लग जाना ही जौहर खुलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आपने मुहावरा भी पढ़ा जो है जिसका आंसर होगा 4th, भेद का पता लगना। जौहर खुलने का अर्थ क्या होगा, भेद का पता लगना। ठीक है, चलिए हम और अगला प्रश्न ले लेते हैं। बहुत ही कम टाइम का वीडियो रहेगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। थोड़े से टफ प्रश्न आएंगे तो उन पर डिस्कस करते हुए भी थोड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। ढपोर संख, उम्मीद है मुझे सारे लोग, आप जितने लोग भी कर रहे हैं, हर एक प्रश्न को बहुत आसानी से कर पा रहे हो। एकदम सिंपल सा बच्चा टेस्ट मैंने आपको उठा करके दे दिया है। ढपोर संख का अर्थ क्या है, देखिए ढपोर संख का अर्थ क्या होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को हमें बेवकूफ़ या गधा कहना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्या बिल्कुल ढपोर संख हो। ढपोर संख का मतलब होता है कि बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ जब कहना होता है तब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढपोर संख, मतलब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेवकूफ़। ठीक है, चलिए इसके बाद 8वां और अगला हमारा जो प्रश्न है, दिल पक जाना। देखिए दिल पक जाना का अर्थ क्या है, दिल पक जाना, कहते हैं ना कि यार मैं तो बिल्कुल पक चुका हूं, मतलब मैं परेशान हो चुका हूं। ठीक है, तो दिल पक जाना का मतलब होगा अच्छा लगना नहीं, प्रेम ना होना, भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, कष्ट पहुंचना लग रहा है थोड़ा सा, अत्यंत पीड़ित होना। तो यहां पर ना सबसे ज्यादा देखिए कष्ट पहुंचाना नहीं होगा, पहुंचना अगर होता बाई चांस, कष्ट पहुंचना तब शायद हो सकता था, क्योंकि कष्ट पहुंचना यानी कि दिल पक जाना, परेशान हो जाना, कष्ट पहुंचना, कष्ट मिलना, तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ कष्ट पहुंचाना दे रखा है, तो यही केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो अत्यंत पीड़ित होना रहेगा, क्योंकि इसी का मीनिंग निकलता है दिल पक जाना या परेशान हो जाना, बहुत ही दुखी होना, तो अत्यंत पीड़ित होना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कष्ट अगर हमें मिलेगा तो हम कहेंगे ना हम पक गए हैं, या हमारा दिल पक गया है, या हम परेशान हैं, लेकिन कष्ट जब किसी को पहुंचाएंगे तो दिल पक जाना नहीं होगा। ठीक है, ये पहुंचाना जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, ऐसा साधारण सी जो एक गलती दे रखी है। चलिए एक ये तो मतलब मैं क्या कहूँ कि मैंने ये प्रश्न क्यों रख दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना इतना सिंपल सा प्रश्न है कि 9-2-11 होना, ये हमने मैं समझता हूँ 7th और 8th स्टैंडर्ड से हमने ये पढ़ा होगा। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना होता है या फिर रफू चक्कर हो जाना होता है, तो यहाँ पर हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नवा जो सवाल है 9-2-11 होना यानी भाग जाना या रफू चक्कर होना, बहुत ही सिंपल सा
सेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगले वाले सेट से मैं इसको मॉडरेट करूँगा। ये बस शुरुआत थी और आपको पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई नया वीडियो आपके लिए नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चलिए खैर, हम अभी 10वां अपना प्रश्न करते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना। देखिए, नाक पर सुपारी तोड़ना, रिलेट करके पढ़िए इसको। नाक पर सुपारी तोड़ना जो है ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे कहा जाता है छाती पर मूंग दलना या दाल दलना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना। ठीक है, तो ये इन दोनों का ही जो अर्थ होता है, नाक पर सुपारी तोड़ना या छाती पर मूंग दलना या दाल दलना, इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत परेशान करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करना, उसके लिए होता है नाक पर सुपारी तोड़ना। ठीक है, ये होता है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे उम्मीद है मेरे सबके सब बच्चे, सबके सब मेरे छात्र जो हैं, छात्राएं, छात्र, सबके सब आज 30 आउट ऑफ 30 लेकर के ही आएंगे, 30 ही लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सेट है। तो इसमें बनता है कि आप 30 लेकर के आइए, और पहला सेट जब आप इतना सिंपल सा करेंगे तो मनोबल भी बढ़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचाने के लिए। वो मैं कंटेंट अपना रेडी कर रहा हूं और डेली आपको बहुत अच्छे से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब तक हमने 10 प्रश्न किए हैं, मतलब 2 टॉपिक हमने खत्म कर रखे हैं। अब हम एक तीसरे टॉपिक पर आए। तीसरा जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक नज़र आता है, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द एक टॉप जो रचनाएं हैं उनका एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। डेफिनेट आपको एक वीडियो टॉप रचनाओं का डेफिनेट मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्दी, विद इन अ वीक। ठीक है, उस पर मैं तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, अशोक के फूल, ये जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल इसके जो रचनाकार हैं वो सभी को पता होगा, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, और ये तो सारी चीज़ें याद करने की, इनमें समझने वाला तो कुछ है भी नहीं, लेकिन हम यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है, जिस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है, उनको हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के माध्यम से आपको दें। कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं रचना वाला जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आपका कृति रचना यानी कि लेखक वाला, ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था पहले, लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो एक एग्ज़ाम हुआ था जेल पुलिस का, उस एग्ज़ाम में यहाँ से बिल्कुल ही अलग हटके ऐसे अजीब अजीब प्रश्न आ गए थे कि हर किसी ने उनको पढ़ाया भी नहीं था। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती, लेकिन हम प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे हम और आप दोनों मिलकर के कि यहाँ से भी हमारे नंबर ना कटें, हर हालत में हम इनको भी कर पाएँ, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कोशिश करेंगे तभी कुछ सही हो पाएगा, और प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं, आपने देखा होगा। चलिए, तो इसका आंसर तो था हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके बाद अगला जो सवाल है यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, फिर से झरना। झरना के रचयिता कौन है? तो सभी लोगों को पता होगा, झरना के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाम तो सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जिसने जयशंकर प्रसाद का नाम ना सुना हो। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। भारत भारती काव्य संग्रह जो है इसके रचयिता कौन है? तो भारत भारती नाम का जो काव्य संग्रह है इसके जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है इसके रचयिता? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। ये अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कृति है, अच्छा है, आ सकता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, अगला दोहा कोश के रचयिता। दोहा कोश के रचयिता लगा लीजिए इसका टिक, उम्मीद है मुझे, वैसे आप लोगों ने लगा लिया होगा, सरहपा। ठीक है, कौन है? सरहपा। अच्छा, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको टिक सबसे पहले मैं मार देता हूँ, आपको थोड़ा सा मौका नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई नहीं, अगले प्रश्न से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इस बात का। तो सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचयिता। जरा देख लीजिए चारों ऑप्शंस में से सदल मिश्र हैं या लल्लू लाल जी हैं या उस्मान हैं या सुंदरदास हैं। कौन है? प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? जल्दी से फटाफट अपना आंसर लगा लीजिए। देखिए इसका जो आंसर रहेगा लल्लू लाल रहेगा। कौन रहेगा? लाला लल्लू लाल। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर प्रेम सागर के रचनाकार हैं लाला लल्लू लाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करो। ये देखिए फिर से हमारा 16वां प्रश्न आया और चौथा टॉपिक स्टार्ट हुआ। 3 टॉपिक हमने खत्म कर लिए, चौथे टॉपिक से, हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न करके हमने लिए हुए हैं। एक अच्छा सा पैटर्न बनाने की कोशिश की है।
इसी तरह से आगे जो हम सेट्स लेकर के आएंगे वो भी इसी तरह से मिलेंगे आपको। और उम्मीद है मुझे कि जब प्रश्न आएगा वहाँ पर भी एक एक ही प्रश्न आना है, क्योंकि शायद 5 प्रश्न, हाँ 5 प्रश्न हिंदी में आ रहे हैं। इसके अलावा जो पैराग्राफ है वो अलग से दे रखा है, तो पैराग्राफ अलग से है, उसकी तैयारी भी आप करते रहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो जो 5-6 टॉपिक हैं उन सभी में से एक एक प्रश्न आने की उम्मीद है और उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करो। मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को बोला था, ये तो बहुत आसान सी बात होती है। हम चारों को पढ़ें और चारों में जो हमें लगता है कि एकदम परफेक्ट है वही हमारा आंसर होता है। मैंने तेरे को बोला था, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला सही होने के चांस है। मैंने तुमको कहा था, नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ये तो हमें क्लिक कर जाता है, जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें क्लिक कर जाएगा कौन सा वाला ठीक है। मैंने तेरे से कहा था, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, जो एकदम परफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, एकदम तमीज से, तहजीब से जो बोली जा रही है बात, वो क्या है, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर वी हो जाएगा, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करो, शुद्ध वाक्य का चयन करो। यहाँ पर भी देखिए शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। आज बेहद गर्मी है, ये प्रश्न ऐसा है, इसको जरा ठीक से लगाइए, हो सकता है आप में से कोई इसको गलत भी करेगा। देखिए आज बेहद गर्मी है, आज अधिक गर्मी है, आज बेशुमार गर्मी है, ठीक है, आज अनाधिक गर्मी है। तो यहां पर देखिए कौन सा वाला इसमें ठीक होगा, कौन सा वाला इसमें बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वाक्य के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्तनी में भी इन्होंने कुछ ऐसा यूज़ कर रखा है। तो आज बेहद गर्मी है। देखिए अब जब भी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो आप कह सकते हो आज अधिक गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ऐसा कोई आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। बेशुमार का मतलब तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जब होती हैं तब हम कहते हैं, तो बेशुमार यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बेशुमार हम कहते हैं जब कोई क्वांटिटी वाली जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज बेहद गर्मी है, बेहद का मतलब क्या होता है, आज हद से ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। बेहद मतलब हद से भी अधिक, ठीक है। तो आज हद से ज़्यादा गर्मी है, यानी कि आज बेहद गर्मी है। और सबसे मेन बात ये देखिए यहाँ पर गर्मी ठीक से लिखा हुआ है, बाकी सभी में अच्छे से नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट वाले आंसर के साथ जाएंगे। अगर आपने इसके अलावा कोई आंसर लगाया था तो आप गलत थे अपनी जगह, ठीक है। और अगर आपने सही लगाया है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर आप इसमें अगर कंफ्यूज थे और आपने अगर कोई गलत प्रश्न लगा लिया है तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ पर कट गया होगा, 30 में से 29 ही रह गए होंगे अब तक। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करो। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य, अगले भी 2 प्रश्न शुद्ध वाक्य वाले ही आएंगे। मैं मेरा काम करता हूँ, बिल्कुल नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं अपना का काम करता हूँ, मैं अपना का काम करता हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब पढ़ते हुए क्लिक हो जाता है, एकदम मन को भा जाता है, एकदम सुंदर सा प्यारा सा लगता है, तमीज़ से बोला जाता है, वही शुद्ध वाक्य होता है। मैं मेरी काम करता हूँ, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरी काम करता हूँ कतई नहीं हो सकता। मैं अपना काम करता हूँ, यार ये बिल्कुल ठीक है, ये एकदम तमीज़ से बोला गया है, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत ही साधारण से हैं। प्रश्न दूंगा मैं, टेंशन ना लो, प्रश्न दूंगा, ऐसे प्रश्न दूंगा जिनमें सोचने मजबूर हो जाओगे। अभी तो आप वीडियो को नहीं रोक रहे होगे, मुझे पता है इतना आसान सा सवाल आपके सामने आता है तो आप वीडियो को नहीं रोक रहे होगे, लेकिन ऐसा टेस्ट बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊंगा जहां आप एक एक प्रश्न पे आपको सोचना पड़ जाएगा, वीडियो को रोकना पड़ जाएगा, ठीक है। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए मतलब पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए होंगे, जहां तक है यही होना चाहिए, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये सही लग रहा है, फिर भी हम और अगले भी पढ़ लेते हैं। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए, बिल्कुल नहीं, देखिए रुपए दिए होना चाहिए, रुपया दिए नहीं होगा, ठीक है, रुपया दिए नहीं होगा, रुपया तो दिया होना चाहिए, ठीक है। तो रुपया दिए, तो ये भी गलत हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारा बी वाला जो ऑप्शन है हम उसी के साथ जाएंगे, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा है, ये वाला मतलब ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए और अगला जो प्रश्न आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य का चयन करो, शुद्ध वाक्य का चयन करो। उनके पास बहुत सोने हैं, सोने मतलब ये गोल्ड की बात कर रहा है, उनके पास बहुत सोने हैं। और आपने अगर कभी पढ़ा हो एक वचन बहुवचन में, तो सोना जो होता है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला होता है, ठीक है।
तो हैं वाला जो सवाल है ना, ये हैं जिसमें अंक की बिंदी आ रही है, ये तो किसी कीमत पे सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि सोना जो होता है वो एक वचन में प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना, अरे ये क्या कर दिया यार, यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है भाई, दोनों की तरफ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, बिल्कुल सेम है। उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना है। अब ये जहाँ तक है कुछ इस तरह का, अगर हम इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें तो ऐसा होना चाहिए, उनके पास सोना बहुत है, ठीक है। तो इसमें फिर आपका बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सोना है ये ज़्यादा अच्छा है बजाय उनके पास सोना बहुत है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो बी वाला ऑप्शन है वो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट है, तो उसके साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए और अगला, अभी हम 30 में से 20 प्रश्नों को कर चुके हैं और लास्ट वाले 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगले देखिए क्या है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आया, बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना लगभग हर एग्जाम में रहती है। ऐसा UPSSC का पिछला तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं गया होगा जहाँ पर वाक्य भेद से सवाल ना आया हो, डेफिनेट यहाँ से सवाल आता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, रानी घर जा रही है। मैं बता दूं जरा, रानी घर जा रही है होना चाहिए, अंक की बिंदी तो यहाँ से अलग ही हटा दो। देखिए यहाँ पर ना सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पर समझा लेते हैं सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बस एक हल्का सा ऐसा क्लू बताऊंगा आपके लिए जिससे आपका अपना प्रश्न बिल्कुल सही हो जाए। देखिए हम सरल वाक्य को, सरल वाक्य कौन सा होता है, सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, एक साधारण सी बात कही जाती है, एक सिंपल सा सेंटेंस एक बोला जाता है, वो हमारा कौन सा वाला वाक्य हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। एक साधारण सी बात होती है जिसमें सिर्फ एक वाक्य होता है, तो इस तरह का वाक्य सरल वाक्य होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न मैं करा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए, सभी को समझ आ जाएगा। और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को जरा समझ लीजिए। अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें, चलिए पहले संयुक्त वाक्य की बात कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है यहाँ पर ना दो वाक्य होंगे, एक से अधिक वाक्य होंगे और वो दोनों वाक्य जुड़े होंगे, कुछ इस तरह से जुड़े होंगे कि दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होंगे वो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं आज दिल्ली गया और वापस आ गया। मैं आज दिल्ली गया और वापस आ गया। तो देखिए मैं आज दिल्ली गया अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैं आज दिल्ली गया, कंप्लीट सेंटेंस है। और वापस आ गया मतलब उसको जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं वापस आ गया, ठीक है। और मैं वापस आ गया, तो अगर इसको हम देखें तो ये भी एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो ये बन जाता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी आगे ही आप क्लियर कर लेंगे, अगले ही 4 सवालों में कई चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अब हम आ जाएं अगर मिश्र वाक्य पे, तो मिश्र वाक्य की सबसे बढ़िया वाली, सबसे बढ़िया जो पहचान होती है वो क्या होती है कि मिश्र वाक्य को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम आधा वाक्य पढ़ पाते हैं, जैसे ही हम आधा वाक्य पढ़ पाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अगली बात जब तक नहीं पढ़ते तब तक पहली वाली जो बात होती है वो अधूरी रह जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 2 सेंटेंस होते हैं उनमें से एक मुख्य होता है और एक गौड़ होता है, मतलब एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो एक वाक्य इनमें से एक बात जो होती है वो दूसरे पर आश्रित होती है, या फिर आप ये कहिए कि जब तक हम पूरा सेंटेंस ना पढ़ें तो पहली वाली बात क्लियर नहीं होती है, अधूरी रह जाती है। जो बात मैंने अभी बोली है हो सकता है कई लोगों के भेजे में ना घुसी हो, लेकिन अभी जब अगले प्रश्न आप करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रानी घर जा रही है मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, सरल वाक्य के साथ जाएंगे, ठीक है। किसके साथ जाएंगे, सरल वाक्य के साथ, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, हो सकता है जो बात मैंने अभी आपको बताई है वो चीजें आपकी अब क्लियर हो पाए। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है, क्या ये वाली जो लाइन है राम क्रिकेट खेलता है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं खेलता, तो ये एक दूसरी बात हो गई। हम जरूरी नहीं है किसी के बारे में ये बात बोलें। राम क्रिकेट खेलता है अपने आप में ये बात एकदम कंप्लीट है,
ठीक है। अब वो अच्छा नहीं खेलता है तो उसको हमने बाद में जोड़ दिया, ठीक है। तो जब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है तो हमेशा आंसर क्या रहेगा हमारा, संयुक्त वाक्य रहेगा। क्या आंसर रहेगा, संयुक्त वाक्य रहेगा, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगला देख लीजिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, मतलब ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात अभी अधूरी है भाई। क्या हुआ आगे, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला तो बात अभी अधूरी रह गई। तो ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, अब आगे की बात जब तक नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगेगा अधूरा है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, ये कोई सेंटेंस थोड़ी है, अभी पूरी बात तो कहना बाकी रह गया, ठीक है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, बात अधूरी है भाई। आगे क्या हुआ ये तो बताओ। तो ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो बात जब अगली वाली बात पहली बात पर डिपेंड करे तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। मिश्र वाक्य हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपके ये सभी जो सवाल हैं सही हो रहे होंगे और आपने जो बात मैंने बताई थी वो चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। अगला प्रश्न, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया है, तो उसने एमए बीएड यानी एमए बीएड जो है ना, एमए बीएड, इसमें कहां पर कौन सा वाला चिन्ह लगना चाहिए, कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए, ये हमें यहां पर बताना है। तो देखिए एमए बीएड अगर हम लिखेंगे, एमए बीएड अगर हम लिखेंगे तो उसके देखिए इंग्लिश में तो हम ऐसे लिख देते हैं, एमए सिंपली लिखते हैं, बीच में कोई डॉट वॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और बीएड इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बात हिंदी की हो रही है तो इंग्लिश पढ़ने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एमए बीएड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए एमए और बीएड के बीच में जब कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया है तो ये भी गलत ही रहेगा। मतलब आंसर हमारा इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये वाले दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई हो सकता है। एक तो एमए, एमए के बाद देखिए यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है। अब बस बीएड का देखना है, एक बार डॉट आने के बाद आगे डॉट नहीं आएगा या फिर यहाँ डॉट नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपका ये प्रश्न गलत हो गया है तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एमए बीएड को हम इस तरह से लिखेंगे। तो विराम चिन्ह से रिलेटिव ऐसा प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ऐसा सवाल। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, देखिए आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया हर प्रश्न पे, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप हर प्रश्न को कर पाएँ। चलिए ठीक है, वीडियो को रोक करके भी आप कर सकते हैं चाहे तो। ये सामने जो सवाल दे रखा है, हम घर गया, हम घर गया, उसने माँ को, हम नहीं, राम घर गया, ठीक है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनाइए। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो एक ही सेंटेंस हो गया। राम घर गया और उसने माँ को देखा, और उसने माँ को देखा, तो ये वाला जो वाक्य है ये बिल्कुल सही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब दो जब दो स्वतंत्र वाक्य, छोटे छोटे दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं और दो वो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। देखिए राम घर गया, ये बात भी अपने आप में पूरी है, उसने माँ को देखा, ये बात भी अपने आप में पूरी है। हमने किससे जोड़ दिया, क्या कंजक्शन है यहाँ पर, जोड़ने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, और का प्रयोग किया है, ठीक है। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब देखते हैं छठा जो टॉपिक आ रहा है हमारा, 5 टॉपिक से 25 सवाल हमने किए हैं। छठा टॉपिक क्या आ रहा है, देखिए विलोम शब्द से आया। विलोम शब्द भी आपके सिलेबस में शामिल है, और विलोम शब्द में देखिए नीरस का विलोम क्या होगा। तो नीरस जो शब्द है, नीरस का मतलब बिना रस वाला हुआ, तो इसका जो विलोम रहेगा वो क्या रहेगा, सरस रहेगा, मतलब रस सहित, ठीक है। क्या रहेगा, सरस रहेगा, मतलब रस सहित, यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला वाला सवाल आपके सामने है, जरा जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मुख्य का विलोम, मुख्य
मुख्य मतलब मेन, मुख्य मतलब मेन, प्रधान। तो मुख्य का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या सामान्य। तो कई लोग इसमें हो सकता है सामान्य के साथ जा रहे हों, कई लोग सामान्य के साथ, मुख्य का मतलब चीफ हो गया, सामान्य मतलब आम आदमी हो गया, ठीक है। तो लेकिन आजकल तो ना आम आदमी भी मुख्य हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला आंसर सही नहीं हो सकता। आंसर आपका यहाँ पर गौड़ सही होगा। देखिए मुख्य जो होता है, मुख्य का मतलब प्राइमरी होता है और गौड़ का मतलब सेकेंडरी होता है। जैसा कि हम संयुक्त वाक्य में, हमने उसमें मिश्र वाक्य में पढ़ा था कि पहला वाला जो वाक्य होता है वो जो मुख्य वाक्य है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, तो वो भी प्राइमरी सेकेंडरी थे। और यहाँ भी मुख्य या फिर प्रधान का जो अपोजिट होगा वो यहाँ पर गौड़ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, गलती मत करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। जिन लोगों ने सही किया बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए मेरी तरफ से, और जो लोग नहीं, जिनको पता था, वो अच्छे से इसको याद रखिए, आगे हमेशा याद रखिए। विस्तार का विलोम क्या होगा। देखिए विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो विस्तृत का जो यहाँ पर विलोम रहेगा वो सबसे अच्छा, देखिए विस्तार बड़ा का छोटा हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, ये सारे बहुत अच्छे हैं। देखिए लघु जो है ना, लघु यानी छोटा, इसका दीर्घ हो जाएगा, सब मिलते जुलते हैं, छोटा का बड़ा हो जाएगा। बस हमें लैंग्वेज समझनी है भैया, किस तरह से पूछा है वही बताएंगे। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, ये सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन संक्षेप का जो होगा वो विस्तार होगा, यानी कि विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन से वाले आंसर के साथ जाएंगे, हम डी वाले आंसर के साथ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। आखिरी 2 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा, आज जैसे ही आपके ये प्रश्न खत्म होते हैं तो जल्दी से कमेंट डाल करके आप बता दें कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखिए गरिमा का विलोम यहाँ पर पूछा है, गरिमा का जो विलोम है, चलिए आप लोग बताइए, तब तक मैं कुछ और बताता हूँ। यहाँ पर गर्व होता है, गर्व यानी कि गौरव, तो गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव होता है, ठीक है। क्या होता है, लाघव होता है, गौरव का विलोम लाघव होता है। तो गरिमा का विलोम क्या होना चाहिए, अब तो लोगों को समझ आ ही गया होगा कि गरिमा का जो विलोम है वो लघिमा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर कर ली होगी, ठीक है। तो ये 29वां हो गया। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, आज की हमारी इस क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है। क्लास मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई होगी, चलिए अभी देखता हूँ। मृदुल का विलोम, ये बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह का जो शब्द है, इस शब्द से रिलेटिव कई बार पूछा गया है। मैं बता दूंगा आपको इस क्लास में और कुछ आगे की क्लासेस में भी इस टाइप के प्रश्न मैं रखूंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मृदु जो होता है, मृदु का मतलब होता है मीठापन। तो इसका अगर हम भाषा की बात करें तो मृदु जो होता है इसका कर्कश इसका विलोम हो जाता है। मृदु का मतलब होता है मधुर बोलना, ठीक है। मृदु भाषा जो होती है ना, मृदु भाषा यानी मीठी भाषा। कर्कश भाषा जो चुभने वाली भाषा होती है। जैसे मृदुल भाषा या मृदु भाषा किसकी होती है, कोयल की भाषा, और कर्कश किसकी होती है, कौवे की भाषा, ठीक है। उसकी जो बोली होती है वो कर्कश होती है। तो इसी तरह से आप अगर यहाँ पर देखें मृदुल का जो विलोम है, तो मृदुल का विलोम यहाँ पर कठोर बिल्कुल सही होगा। हालांकि अगर ये मृदु दिया होता केवल तो हम इसका विलोम रुक्ष भी कर सकते थे। रुक्ष का मतलब भी कर्कश होता है, ठीक है। खराब का मतलब अच्छा होता है, कठिन का अपोजिट सरल हो जाएगा, खराब का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और रुक्ष का मृदु हो जाएगा, या मृदु का कर्कश भी हो जाएगा, ठीक है। और कठोर का मृदुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 30 हमने जो प्रश्न कराए थे और 30 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। जितने लोगों ने भी अभी इस क्लास को लिया है, एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट रखा था, एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में पहली जो क्लास है, पहले जो सीरीज़ है उसको हमने आज किया है, और इस सीरीज़ में फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। तो आगे के जितने भी टेस्ट होंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हिंदी में कम से कम 15 से 20 सेट्स मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले करा दूं आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को भी उठा करके लाऊंगा। क्योंकि देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कई बार बहुत सिंपल प्रश्न भी आता है, लेकिन सब के सब इंपॉर्टेंट थे, कई बार आए हुए प्रश्न थे, तो अच्छा था ये। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा प्रश्न नहीं आता, कई बार बहुत ही सिंपल सा भी प्रश्न कई बार आ जाता है। तो इसलिए पूरी क्लास आपने अच्छे से ली होगी। तो एक बार ये ज़रूर बता दीजिए कि आपके कितने प्रश्न, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली जो क्लास होगी वो, एक तो क्लास हमारी अगली जो रहेगी वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकंड ही आएगा, और सेकंड में भी हम 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 30 क्वेश्चंस वाले में भी आपको अपने सारे जवाब देने पड़ेंगे, और हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ही हम लाइव आ जाएं। तो वहाँ पर तो हम आपसे सेम टाइम जिस समय पढ़ा रहे होंगे उसी समय हम आपके जवाब ले सकेंगे। ठीक है, इस समय ये लाइव क्लास नहीं है, एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसको 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिए। बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक काम और करिएगा, देखिए आपके जो दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को भी कर दीजिए, कुछ पिछली वीडियोस हैं या आगे की जो वीडियोस आएंगी उनको भी डेली उनको शेयर करिएगा, जिससे उन सभी को भी वो कंटेंट मिल सके और मेरी जो मेहनत है उसका मुझे भी फल मिल सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।